हेलो। हाँ, तो अकाउंटिंग एजम्पशंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में हमने अभी तक बात किया था कि ये अकाउंटिंग एजम्पशंस या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग के बारे में मैंने बताया था, फिर प्रिंसिपल के बारे में हमने आपको बताया, फिर दोनों का क्या किया हमने कंपैरिजन करके आपको बताया कि ये क्या होता है। फिर इसमें जितने भी तरह के, वैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बुक्स में 12 तरह के दिए थे, लेकिन हमने आपको 13 एक एक्स्ट्रा में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट दिया, जिसके बारे में यदि कभी जिक्र हो तो आप आसानी से उसको समझ सके। तो उसके बारे में हमने बात किया, लेकिन अब आता है ना फंडामेंटल। देखिए, अलग अलग वर्ड्स का जब मीनिंग समझिएगा ना, फिर उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का नाम तो सुने होइएगा हर। हाँ, नहीं बताइए ना, क्या सुने आप, क्या सुने? चारों लोग अपना कुछ तो सुने होगा ना फंडामेंटल का। क्या जानते हैं आप लोग फंडामेंटल के बारे में? फिर भाई, देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए हिंदी में, आधारभूत। मतलब सबसे बेस जो होता है ना, जिसके ऊपर पूरा का पूरा टिका हुआ है, जैसे बिल्डिंग का जो बेस हो गया, नींव हो गया, तो वैसे ही फंडामेंटल का मतलब ही हो गया नींव। जैसे आप पढ़िएगा ना अकाउंटिंग में, जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इस पे लिखा होगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल है ये, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है। मुख्य रूप से जो किताब है फंडामेंटल कहा जाता है, जो एकदम बेसिक है, यानी कि पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो टिका है ना, इन्हीं सब चीजों पे टिका हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, फंडामेंटल होता है। तो वही कह रहे हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अच्छा, अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं? कि ये वो एजम्पशंस या प्रिंसिपल है जिनके बेस पे हमें क्या करना है, हमें पूरा का पूरा अकाउंटिंग बनाना है। अब अकाउंटिंग क्यों बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव इसके बारे में हमारी बात में आ जाना चाहिए। तो उस अकाउंटिंग एजम्पशंस को यूज करना है हमें, और हमें अपने अकाउंटिंग को कंप्लीट करना है। तो उस अकाउंटिंग को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसमें जो सबसे मुख्य अकाउंटिंग एजम्पशंस है, जिसको मानना ही मानना है, वो आखिर कौन से? वो आखिर कौन से? तो इसके अंतर्गत तीन: गोइंग कॉन्सर्न, कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा जो होता है हमारा एक्रूअल। वैसे यहां पे तीन दिया है, लेकिन चौथे को भी एक है ना, एक चार नंबर है, उसको भी हम एजम्पशन, ये क्या कहते हैं, फंडामेंटल में ही देते हैं। यानी कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में बात किया जाए, तो यहां पे आपको दिया हुआ है कौन कौन सा? सबसे एक में क्या दिया है? गोइंग कॉन्सर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, एंड तीसरा एक्रूअल। लेकिन एक और है जिसको हम मान, मतलब उसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो हमारा इसको तो बिना माने आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसमें तो ऑप्शन है भी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। लाइक गोइंग कॉन्सर्न आपको फॉलो नहीं करिएगा जब आपको पता चल जाए कि आपका ये बिजनेस क्या होने वाला है, बंद होने वाला है कि नहीं, या गवर्नमेंट किसी भी रीजन से आपके इस बिजनेस को बंद कर रही है, या आप दिवालिया घोषित होने वाले हैं, तो गोइंग कॉन्सर्न वहां पे आपको क्या हो जाता है, फॉलो नहीं करिए। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कुछ एक केसेस में आपको क्या होता है, कंसिस्टेंसी भी आपको क्या करना है, आपको लगता है कि नहीं इससे बेहतर किसी और रूल से हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो वहां भी आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते हैं, है कि नहीं? या लॉ में अगर कोई चेंज हो गया तो वहां भी आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। एक्रूअल क्या होता है कि किसी किसी केस में आपको कैश बेसिस आ जाता है, किसी खास केस में, तो वहां पे तो इसमें आपको है कि आप चेंज कर सकते हैं, बट इसमें तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको आप चेंज करिएगा मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मेन गोल है अकाउंटिंग करने के पीछे का, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस पे तो आपका कोई, तो इसको तो समझिए कि मेन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले तो इसको मानना ही मानना। लेकिन ये हो गया, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो इसीलिए एक दो तीन में आपको गोइंग कॉन्सर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, तीनों का मतलब पता है ना? क्या होता है कंसिस्टेंसी? जिस भी रूल को, जिस भी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू उसी को फॉलो करें, तो हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। एक्रूअल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द वर्क कितने वैल्यू का हमने
एक्सपेंस किया, कितने वैल्यू का हमने इनकम जनरेट किया, डजंट मीन कि भाई वो इस साल मिला है या नहीं मिला है, ठीक है ना। तो वो उसको रिकॉर्ड करना, उसी के बेसिस पे वो हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी बिजनेस में जाए तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा ये बिजनेस कंटिन्यू लॉन्ग रन में रन करने वाला है, चलने वाला है। तो आखिर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को जब ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे पॉइंट लाने का उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे का मकसद है कि जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने जाता है, कोई भी अकाउंटेंट, तो उसको सबसे पहले इन तीन को मानना ही मानना है। यानी कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला गया, यदि आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या क्या होता है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, और जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा, ट्रेडिंग एंड, और दूसरा यही आता है। तो क्या कहता है ये कि इसके बाद और भी बहुत सारे, ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट या जो भी अकाउंट है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं कि हमारे बिजनेस का सिचुएशन कैसा है। तो उसमें एक जगह इसका भी दिया जाता है कि यदि इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आप इसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये न्यू है। और इसके बिना तो अगर कुछ ना कहा जाए तो आप क्या मानते हैं कि घर जो बना है ना, इसके नीचे नींव पक्का डला होगा, पक्का है ना। तो वैसे ही यहां भी है कि यदि हमने अकाउंटिंग करा है तो पक्का है कि इन तीनों का तो हमने पक्का फॉलो किया है, हमने पूरा फॉलो किया। यदि किसी कारण से आप इन तीनों में से किसी का भी वायलेशन कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा है जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में स्पेशली आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और विथ रीजन कि आखिर वो कौन सा सिचुएशन ऐसा आया जिसके कारण आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को ब्रेक करना पड़ा। कोई भी एक, या तो आप तीनों ब्रेक करिए, या कोई भी एक अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, तो उस केस में आपको करना ही पड़ेगा कि नहीं, हमारे पास ये सिचुएशंस थे, ये रीजंस थे जिसके कारण हम इस बार या तो गोइंग कॉन्सर्न, नहीं तो कंसिस्टेंसी, नहीं तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं कर पाए, और इसका रिजल्ट क्या आया इसके बारे में डिस्क्लोज कर रहा है। तो यदि आपसे फाइनेंशियल ये क्या कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में पूछा जाए कि इसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो बस यही बताना है कि कोई भी अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करने जाता है तो हम ये मानकर चलते हैं, यदि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में कुछ ना दिया हो, तो हम मान के चलेंगे इसको भली भांति उसने फॉलो किया है। लेकिन यदि इसके बारे में उसने कुछ भी लिखा है, इसका मतलब पक्का है कि उसको उसने फॉलो नहीं किया। तो क्या लिखा होगा, इसका रीजन लिखा होगा कि आखिर वो कौन सा सिचुएशन है जिसके कारण उसने इस रूल्स को, इस प्रिंसिपल्स को, इस कॉन्सेप्ट्स को, इस पोस्टुलेट्स को, या जो भी कन्वेंशन है, इसको क्यों फॉलो नहीं किया, तो उसके रीजन यहाँ पे लिखा गया होता है। तो यही पॉइंट है आपका 2.6 में फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। नेक्स्ट है आपका क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये एक तरह से कह लीजिए क्या, पोजीशंस को बताता है। एक लाइन में अगर पूछा जाए आपसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो क्या कहिएगा? तो बोलो कभी, तो मतलब ऐसा लगे कि नहीं, मतलब मैंने बोला था आपको समरी बुक है ये, बताया तो था अकाउंटिंग में 3 काम होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जर्नल होता है कि नहीं, उसके बाद लेजर आएगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस आएगा, और वही तो समराइजिंग में आ जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ये क्या कहते हैं, उससे हम ट्रेडिंग एमपीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये समरी बुक है। समरी बुक मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष के दौरान, और वर्ष कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हुए हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जब हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत हमारा ये। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमारा क्या होता है, एंड रिजल्ट जो कह लीजिए, वो हमारा क्या है, हमारे अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट क्या है, हमारा फाइनेंशियल, जो हमारे अर्निंग कैपेसिटी को बताता है कि इस बार हमारा बिजनेस कैसा चला है, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसके बेस पे हमें आगे डिसीजंस, इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें आगे करके
और डिसीजंस लेना पड़ता है, यही चीज है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसका मतलब हम भली भांति जितने भी अकाउंटिंग एजम्पशंस या कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबका हम क्या करेंगे, फॉलो करके बनाएंगे, तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू एंड फेयर आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आखिर प्रिंसिपल अकाउंटिंग कैसा होता है, तो इसके बारे में मैं फिर बताऊं, एक बार इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था भाई आखिर ये होता कैसे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कुछ वर्ड्स जो शायद आपको याद आ जाएंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आखिर इसका क्वालिटी क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। तो सबसे पहला दिया है क्या भाई हमारा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी हमारा इंफॉर्मेशन निकलेगा कैसा होना चाहिए, जिसको हम आसानी से समझ सके और जिसको आसानी से बाकी बाहर के लोग भी समझ सके। यही होता है ना। जैसे कि अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जिसको समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसको क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं कि देखने वाला देख के इसके बारे में आसानी से समझ सके और इसके बेस पे अपने डिसीजंस को ले सके, क्योंकि अलग अलग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होंगे, सबका अपना अपना पर्पस होगा, अपना ऑब्जेक्टिव होगा इसको देखने के लिए। तो जो भी ऑब्जेक्टिव जिस पर्पस से भी वो आता है उस पर्पस को आसानी से वो पा सके, तो वही होगा हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। दूसरा जो हमने आपको बताया था रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब रिलेवेंस का थोड़ा दीजिए उसको। क्या था हमारा अगला, रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ, फिर याद क्यों नहीं, अरे इसका मतलब आपको मतलब याद करना पड़ेगा अकाउंटिंग के बुक से। अरे इसका यूज करते हैं जनरली अपने मतलब रेगुलर लाइफ में इसका यूज होता है इस वर्ड का। सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है हमारे पास। उपयोगी, उपयोगी बताया तो ये सर मत पढ़ाइए, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो इसको क्या समझा आपने कि मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, इसके लिए मैं एग्जांपल दिया हूं कि रिलेवेंस का उपयोग कहां कर रहा हूं मैं। मेरे लिए कोई रिलेवेंस नहीं, मतलब मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। तो अकाउंटिंग में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं तो इसका इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी इसमें होनी चाहिए कि जिसको लोग आसानी से समझ सके। दूसरा इसका रिलेवेंस होना चाहिए कोई ना कोई,
हम किसी ऐसे इंफॉर्मेशन को कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि जिसका कोई हमारे डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हो। जैसे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है ना कि आप उन्हीं चीज को स्पेशली डिस्क्लोज करो जिसका आपके डिसीजन पे इफेक्ट होने वाला है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला, तो फिर उसको किसी एक आइटम में किसी दूसरे आइटम में ऐड करके दिखा दो, लाइक मिसलेनियस एक्सपेंस। छोटे मोटे खर्चों को आप लिखिएगा क्या अलग अलग करके, फिर तो पागल हो जाइएगा, स्टेटमेंट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको कैसे करना है, डायरेक्ट सर मिसलेनियस एक्सपेंस दिखा देते हैं। मुझे पता है हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, उस कंपनी में 5-10 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, वो मतलब हमेशा कोई ना कोई इंप्लाई करता रहेगा, उसके लिए मैं किसी से अप्रूवल लेने नहीं जाऊंगा। तो मैं उसके लिए क्या कर देता हूं भाई, एक मिसलेनियस एक्सपेंस बना देता हूं, क्योंकि सर मुझे पता है 5 रुपए के एक कप चाय से और 5 रुपए का एक नट से या 200 रुपए का कोई सामान मंगाने से हमारे कंपनी के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और ना ही उससे किसी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं है। तो वैसे इंफॉर्मेशन को हम सेपरेटली अगर डिस्क्लोज करेंगे तो झूठ मूठ का अपना पैसा समय सब बर्बाद करेंगे, तो इसलिए उसका रिलेवेंस नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं एक जगह लिख के दिखाते हैं। तो यहां पे रिलेवेंस कहने का मतलब कि हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए काम का, जो हम डिसीजन लें तो उसमें वो सहायता करे। समझ में आया कि नहीं है। नंबर 3, उसके बाद क्या होता है भाई, रिलायबिलिटी। रिलायबल, रिलायबिलिटी मतलब कुछ तो बोलो, मतलब कुछ भी अंग्रेजी में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हिंदी भोजपुरी जलसो अलाउड, किसी भी चीज वो तो बता ही दिया, अंडरस्टैंडेबिलिटी। बार बार उसको थोड़े नाम बोलेंगे, हनुमान जी का 108 नाम थोड़े लिखना है। कभी नहीं सुना आप लोगों ने इस नाम को, जानते हैं मैं आपको बोला हूँ, आप लोग जानते हैं, आप लोग क्लास में आते हैं ना, क्लास करने आते हैं, कितनी बार बोला हूँ माइंड चेंज करके आइए, एकदम माइंडसेट बदल दीजिए कि हमें पढ़ने नहीं जाना है, हमें ट्रेनिंग करने जाना है। समझिए कि आपका जॉब लग चुका है, उस जॉब में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है, उस ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, तब आपको इन सब चीज़ों को देखते हैं। ट्रेनिंग में इससे बहुत कठिन कठिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ आपको जीने का सिखाया जाता है, फिर भी हम कितना अच्छे से सीख लेते हैं। आपको जीएसटी का 4 प्रोविजन दिया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं हुआ, लेकिन 1 से 2 जीएसटी का रिटर्न आपको सही से बैठ के समझा दिया जाए ना, आप आसानी से अगला रिटर्न भर दीजिएगा, आसानी से। जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि आगे हमारा रिजल्ट वेट कर रहा है, मतलब हमें रिजल्ट, डर खत्म हो जाता है, डर के आगे जीत है। तो वही चीज है यहाँ भी, आप लोग आते हैं ना, आप लोग सोच के आते हैं आज तो पढ़े नहीं है तो मतलब हमको समझ में आएगा नहीं, है कि नहीं। और ये चीज तो सर आप आज तक पढ़ाए नहीं है तो हमें पता कैसे होगा, और सर पढ़ाए हैं तो बहुत दिन पहले पढ़ाए, हम रिवीजन किए नहीं तो सर याद होगा नहीं। भाई रियल लाइफ से इसको रिलेट करिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कहने का मतलब कि जिस उद्देश्य से हम इन चीजों को तैयार कर रहे हैं ना, वो उद्देश्य फुलफिल होना चाहिए, यानी कि ये किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए, ये किसी का पक्षपात करने वाला नहीं होता है, किसी के दबाव में आके हमने नहीं बनाया। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ट्रू एंड फेयर हमारे बिजनेस के एक्चुअल सिचुएशन के बारे में, हमने एक्चुअल में कितना कमाया है पिछले साल, उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि एज ए ऑनर मैं डिसीजन ले सकूं किस एक्टिविटी को परफॉर्म आगे भी परफॉर्म करना है, किसको बंद करना है, किसमें सुधार करना है, किसको और भी स्ट्रांग बनाना होगा ना भाई। एज ए मैनेजर हमारा कौन सा डिसीजन बेस्ट था, वो बेस्ट डिसीजन क्यों हमने लिया, फिर उस डिसीजन के आधार पे बाकी और भी इन फ्यूचर में और भी बहुत सारे डिसीजन होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो अकाउंटिंग किसी खास पर्सन के लिए किसी खास पर्पज से नहीं किया जाता, जनरल पर्सन के लिए किया जाता है, और अकाउंटिंग का उद्देश्य ओवरऑल बिजनेस के एक्चुअल इंफॉर्मेशन को बाहर देना है। हमें तो ये अकाउंटिंग नहीं करेंगे कि ऑनर के लिए कोई और अकाउंटिंग होना चाहिए,
कस्टमर के लिए कोर अकाउंटिंग होना चाहिए, सप्लायर के लिए अकाउंटिंग अलग होना चाहिए, मैनेजर के लिए अकाउंटिंग अलग होना चाहिए, ये तो सही नहीं होगा ना। तो अकाउंटिंग तो हम एक ही करेंगे, तो वो अकाउंटिंग रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कहने का मतलब कि जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से हम इसको तैयार कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। तो वहां पे सबके पर्पस को ध्यान दिया जाता है। और सबको कैसे खुश रखेंगे? किसी के लिए हो सकता है कि नकारात्मक रिजल्ट है, निगेटिव, किसी के लिए पॉजिटिव है। तो किसी के लिए भी निगेटिव है पॉजिटिव है, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके, यानी कि अभी अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करी है तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही हमें अपने अकाउंटिंग को कंप्लीट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। डजंट मैटर कि किसके लिए निगेटिव आ रहा है, किसके लिए पॉजिटिव आ रहा है। किसी खास वर्ग के लोगों के लिए हमें ऐसा नहीं कि उनको खुश करना है तो भाई हम क्या करें, अपने अकाउंटिंग को विंडो ड्रेसिंग के चक्कर में डाल दें। याद है ना विंडो ड्रेसिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? फिर मुंह बन गया है। अब हम पूछेंगे, मजाक नहीं, क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? याद तो होगा, नहीं याद तो बोलिए तो सही, हम बताएंगे ना। फिर बात यह कि जैसे मैं यूज करके अब यहां से चल, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप कल से पढ़िएगा, आज से नहीं ना पढ़िएगा। अभी से नहीं ना पढ़नी है, तो अभी से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो एटलीस्ट पढ़िएगा। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा उन चीजों के बारे में आप डायरेक्ट बोलिए ना, पहले हिम्मत आएगा तब तो पढ़िएगा। अब यहां से छोड़िए ना, कल से पढ़ेंगे तो सर पता चल जाएगा, वैसा नहीं होगा। विंडो ड्रेसिंग का कहने का मतलब कि मैंने आपको बताया था, किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को झूठ मूठ का हम बढ़ा चढ़ा कर जब दिखाते तो हमारा विंडो ड्रेसिंग कहलाता है कि नहीं है? तो मान के चलिए हमें मालिक को खुश करना है। अब मैंने गलती से क्या कर दिया, हमें लॉस आ रहा था, हमने मालिक को क्या दिखा दिया? मालिक को बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, दिखा देंगे तो मालिक मर जाएगा। मालिक को तो एक दिन जल्दी मरना है। मालिक को हो सकता है अभी दिखा दोगे, थोड़ा संभल जाएंगे, बढ़िया डिसीजन ले लेंगे, बिजनेस को निकाल लेंगे आगे। अब आप मालिक को खुश करने के चक्कर में झूठ का लॉस को प्रॉफिट बना के दिखा रहे हो। आने वाले समय में जब जिस दिन कंपनी दिवालिया होगी उस दिन तो मालिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंपनी और मालिक दोनों जाएंगे आपके हाथों से, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उस केस में कभी कभी अकाउंटेंट उनको खुश करने के चक्कर में कहता है, मालिक देखिए जब से हम आए हैं ना तब से समझिए कि फायदा हो रहा है, हम आपके लिए बहुत लकी है। खुश करने के चक्कर में, विंडो ड्रेसिंग के चक्कर में क्या कर रहा है? तो ये क्या हो गया? क्या रिलायबल है ये? अब एक ये मैंने फेक प्रेजेंटेशन करा जिसके चक्कर में मालिक भी सही डिसीजन नहीं लेगा, मैनेजर भी सही डिसीजन नहीं लेगा, सप्लायर भी सही डिसीजन नहीं लेगा, बैंकर भी सही डिसीजन नहीं लेगा, हम गवर्नमेंट को सही टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे। सारा का सारा हमारा मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव था, क्या कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हुआ? एक भी नहीं। तो फिर अकाउंटिंग करने का क्या फायदा है? इसीलिए कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसमें एक रिलायबिलिटी भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है क्या हमारा कंपेरेबिलिटी। क्या होता है ये? कंपेयर का क्या होता है मतलब? अच्छा, ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा, देखिए रिजल्ट इक्वल नहीं हुआ। एक तो गारंटी है कि कंपेयर हम किससे करेंगे? अपने बराबर से, अपने जैसे बिजनेस से। ऐसा तो नहीं है कि अब पानी में चलने वाले गाड़ियों के मुकाबला हम अब रोड पे चलने वाले से करें, बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक तो बराबर से। तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो, यहाँ पे एक शब्द का यूज किया जाएगा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कंसिस्टेंसी। क्या करेंगे भाई? जब कंसिस्टेंसी होगा, ये यही कह रहे हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इस प्रकार से तैयार करना है कि सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो किए जाए, यही है। तो कंपेरेबिलिटी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सेम रूल्स रेगुलेशन को, सेम मेथड को कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तभी तो आपको जाके आप कंपेयर कर पाइएगा। नहीं तो भाई क्या होगा, रिजल्ट तो वैसे भी आप तो सेम कंपनी का सेम डे में भी आप कंपेरिजन करिएगा, छोड़िए अलग अलग वर्षों का, तो भी आपको रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस प्रकार से तैयार होना चाहिए कि जिसका कंपैरिजन आप इस वर्ष से दूसरे वर्ष से, आप अपने फर्म का कंपैरिजन किसी और फर्म से, क्योंकि देखिए अब मान के चलिए आपने बोला कि नहीं सर हम अपना कंपनी चलाते हैं, हम अपने कंपनी में अकाउंटिंग का अपना रूल लेते हैं, लेकिन तो फिर इस प्रकार से दूसरा वाला भी अपना रूल चलाता होगा।
अब क्या, अब उसका रूल पता नहीं क्या है, आपका रूल पता नहीं क्या है, तो क्या आप कंपैरिजन करिएगा, क्या बेस्ट रिजल्ट आपको सही रिजल्ट मिलेगा? सेम चीज के लिए वो 20% एप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, आप 10% चार्ज कर रहे हैं, अंतर तो यही पे आ गया, आया कि नहीं आया? तो फिर कहां से पॉसिबल होता है? तो ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मुख्य रूप से ये जो चार है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैरेक्टर होना चाहिए, मुख्य रूप से यही चार आएगा आपको। पांचवा में क्या है आपको आगे दे रहा है कि द फोर प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी के बारे में ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया, मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। उसके बाद है कि भाई मटेरियलिटी, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं। मतलब अकाउंटिंग जब हम करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम कभी भी कोई भी ऐसा क्या कहते हैं डेटा स्पेशली नहीं दिखाएंगे जो मटेरियल नहीं होगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आगे बात किया था, रिलेवेंस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया था कि हमारे पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्पेशली हम देख रहे हैं वो हमारा मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल इन द सेंस कि जिसमें यदि हम कुछ गड़बड़ करते हैं, जिसमें कुछ अप्स एंड डाउन कुछ आता है, तो उससे हमारे डिसीजन पे या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन पे इफेक्ट पड़े। मैंने बताया ना, 5 रुपया के कप पे और खाने पीने की चीजों से हमारे ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़े, तो इसीलिए उसका मटेरियल इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको हम कहीं एक जगह जाके इकट्ठा दिखा देते हैं, स्पेशली दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा डेटा है हमारे पास अवेलेबल, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है कि जिसको हमें स्पेशली दिखाना है, क्योंकि सिर्फ उस एक ट्रांजेक्शन से हमारे डिसीजन बदल सकते हैं, हाँ से ना हो सकते और ना से हाँ हो सकते हैं, तो उसको हमें क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब वही डेटा हम स्पेशली दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, जो हमारे लिए क्या होना, मटेरियल। मटेरियलिटी में मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, क्या, इंपॉर्टेंट। अब किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सारा डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, बात किया था ना इसके बारे में। फिर अगला कह रहे हैं फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, क्या कर रहे हैं, फेथफुल, अच्छा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करना है मतलब क्या होगा, हाँ वही चीज जो हमने यहाँ पे रिलायबल बोला है ना, रिलायबल का संबंध समझिएगा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से हो, क्योंकि रिलायबल भी यही कहता है ना कि ईमानदारी से करो, जो भी करना है रूल रेगुलेशन फॉलो करो, किसके लिए क्या रिजल्ट आता है वो छोड़ो, वो आपका मैटर नहीं, हकीकत होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, जिससे कि हम डिसीजन लेके अपने बिजनेस को आगे कैरी कर सके, यही होगा ना। तो वही फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कहने मतलब कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो बनाओ, तो आपको वो क्या होना चाहिए, एकदम विश्वास से, ईमानदारी से, किसी चीज को ना बढ़ाना है, किसी चीज को ना घटाना है, जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स रेगुलेशन है, जिसको अकाउंटेंसी में दिखाया गया, उसको आपको पूरा का पूरा फॉलो करना है, चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, चाहे अकाउंटिंग क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स हो, चाहे जो भी है, या जो भी रूल्स ऑफ डेबिट के, मतलब कुछ भी हो, क्योंकि सभी रूल्स के मुताबिक ही हम क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग करते हैं, और सभी अकाउंटिंग करने के बाद जो हमारा फाइनल जो आउटपुट आता है वही आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक ऐसा आइटम है जिसके बेस पे कोई भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आगे अब इस बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेगा, कोई भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। तो भाई वो सही डिसीजन कब ले पाएगा, जब उसके पास ईमानदारी से बनाया गया हो, ये कौन सा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ईमानदारी से नहीं बनाया जाएगा तो फिर क्या वो रिलायबल होगा, और जब रिलायबल ही नहीं होगा मतलब इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं होगा। मैं जिन चीजों के लिए आप जिन चीजों के लिए मेरे पास पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसलिए ना पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं अकाउंट्स आपको बेहतर पढ़ाऊंगा, आपको अकाउंट्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा, वही चीज मैं नहीं दे रहा हूं, आप मेरे पास पढ़िए। वही है कि आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या है हमारा, कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और वही गायब है आपका, तो फिर करने का कोई फायदा नहीं। तो ये देखिए यहां पे जो भी बातें की जाती है, ये कहता है कि जो भी कानून नियम रूल्स रेगुलेशन, जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, उन सबको फॉलो करके ही आप क्या करिए, तैयार करिए। लेकिन देखिए किसी भी कानून में, भारत देश में इतने सारे कानून है, 1200 समथिंग कानून है अभी, सब किसी न किसी बातों के लिए बना गया है। क्यों बनाया गया, ताकि लोगों के बीच शांति रहे, यही है ना।
इसके बावजूद जब हमारे पास ऑलरेडी कानून है, नियम है, ऐसा भी हो सकता था कि कोई भी केस यदि कोर्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कानून का वही धारा पढ़िए, सेक्शन पढ़िए और उसके बेस पे सेम डे हैंड टू हैंड रिजल्ट दीजिए, कहानी खत्म। जेल भेजना है जेल भेजिए, किसी को कहीं भेजना है कहीं भेजिए। ऐसा भी हो सकता था ना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए दुनिया के किसी कानून में एक वर्ड का यूज किया जाता है और वो वर्ड क्या है हमारा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखिए कोई भी नियम बनाया जाता है तो उस समय के हिसाब से बनाया जाता है। उस समय बिजनेस में क्या चल रहा है, उस समय आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उस समय आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इन सब चीजों को आधार मान के ही हम कोई भी रूल बनाते हैं, चाहे कोई कानून बने, चाहे कोई भी आप अकाउंटिंग में भी होता है कि नहीं। तो समय के हिसाब से क्या होता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन जो होता है ना, डायनेमिक होता है। वो सिर्फ एक चीज है, साइंस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डायनेमिक नहीं होते, वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जो जिद्दी होते हैं, वो आप कुछ भी कर लो वो बदलने वाले नहीं है। लेकिन इसके अलावा दुनिया का कोई भी आप प्रिंसिपल क्या होता है? रूल रेगुलेशन। तो चाहे आप क्रिमिनल लॉ में चले जाइए, चाहे कॉर्पोरेट लॉ में चले जाइए, या किसी लॉ में जाइए, या किसी जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात करिए, चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो, या कोई भी चीज का प्रिंसिपल, सबका नेचर में एक जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है कि ये लोग डायनेमिक होते हैं, जो बदल सकते हैं। अच्छा, बदलाव हम क्यों करेंगे भाई? हमारे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना प्रिंसिपल। देखिए वो सिचुएशन के मुताबिक हम देखते हैं कि देखिए हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? बिजनेस का सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, हमें यही होता है ना कि सही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, उसी के बेस पे, क्योंकि सारे के सारे लोग डिसीजन लेने वाले हैं, उसी के बेस पे भी ना ये बिजनेस भी आगे बढ़ने वाला है भाई, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से क्या करना है, कितना सेल करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तो सोचिए कि कोई ऐसा रूल है, जब आप उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको साफ सीधा दिखाई दे रहा है कि यार ये रूल अगर आज के डेट में हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम तो कहीं के नहीं बचेंगे, हमारा रिजल्ट ही सही नहीं आएगा, और जब रिजल्ट सही नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है बनाने का। कानून में भी ऐसा ही होता है। कानून में भी ऐसा ही होता है कि सेम केस के लिए अलग अलग जजमेंट आता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। उस समय की सच्चाई क्या थी अलग है, आज की सच्चाई क्या है ये दोनों अलग है। तो ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहने का मतलब कि सारे नियम कानून का हम पालन करेंगे, लेकिन ये भी देखते रहना है कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी नियम कानून को हम क्यों पालन करते हैं, ताकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का वो फुलफिल हो। लेकिन सर हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें अब जमाना बदल गया है, या कुछ ऐसे कंडीशंस हमारे पास आ खड़े हुए हैं जिनके कारण हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास यदि इस रूल के तहत अगर हम बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा सही रिजल्ट नहीं देगा। उस समय ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपको अलाउ करते हैं, इवन हर लॉ भी आपको अलाउ करता है कि आप सच्चाई के बेस पे चलिए और रूल से आगे बढ़ के भी आप डिसीजंस ले सकते हैं। लाइक आपने मोतिहारी में जमीन खरीदा, आपने मोतिहारी में जमीन खरीदा, सब कुछ हो गया, वो आपने रिटेन में ले लिया कि हाँ आपने उसको 2 करोड़ दिया, उसने भी प्राप्त कर लिया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग। लेकिन कोर्ट में जो फाइनल रजिस्ट्री था ना, वो किसी कारणवश से डिले हो गया, वो रीजन चाहे जो भी रहा हो, आपके पास से पेमेंट गया ना, आपके पास आपका जमीन पे तो हक हो गया ना, क्योंकि उसने रिटेन में दिया हुआ है, सारा एग्रीमेंट तो हुआ ना। दिक्कत क्या है कि राइट टू पोसेशन हो गया आपके पास, लेकिन राइट टू ओनरशिप अभी नहीं है, क्योंकि आप अभी उस जमीन को चाहेंगे बेचने के लिए तो नहीं बेच सकते। तो सेल परचेज में बच्चों को पढ़ाता हूं कि सेल या परचेज का मतलब होता है कि जब राइट टू ओनरशिप जब ट्रांसफर होता है तभी सेल परचेज होता है, और तभी हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन भाई यहां पे हमने 2 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है, मैंने उतने का जमीन खरीदा, मेरे पास से उतना कैश चला गया, अब उसको मैं कहां दिखाऊं? मेरे पास तो ना जमीन है ना मेरे पास खुद के रुपए हैं। आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है, सर उसको लोन दिखा देते हैं, लायबिलिटी, मतलब अपना एसेट्स और उसके लिए लायबिलिटी।
कि सर मैंने उसको लोन दिया, कहाँ लिखा है कहीं पे? अकाउंट फिर ये भी कहता है, क्या कहता है अकाउंट, कि आप अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीजों का करिएगा जिसके पास आपके वाउचर अवेलेबल। कहीं उसने लिख के दिया है कि हमने आपसे उधार लिया है? ये आप नहीं मानोगे, ये अकाउंटिंग का रूल नहीं मानेगा। और उसने जिस लेटर पे लिखा है कि हमने आपसे 2 करोड़ रुपया पाया इस जमीन की खातिर, कानून इसको नहीं मानेगा, बोलेगा हम जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा तब तक हम आपको जमीन का अधिकार कैसे मान ले? तो आप फंसे कि नहीं फंसे? तो वहां पे सोचिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से बेस्ट रिजल्ट देगा। तो आपको क्या होना चाहिए, जमीन तो आपका है ना, तो आप उसको लिख दीजिए, हाँ भाई जमीन लिखा जाएगा, सारे कानून को मद्देनजर रखिए, लेकिन सब भी फिर भी हटाइए और कानून में लिखिए यहाँ पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लैंड 2 करोड़ कैश घटाइए, और नोट में डालना हो तो नीचे नोट में डाल दीजिएगा कि अभी इस कंडीशन में हमारा जमीन है, आने वाले समय में ये हमारे पास रजिस्ट्री। तो ये क्या हो गया हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यानी सभी नियमों को हम पालन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नियम जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, कब? जब मुझे लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे कह रहा है न्यूट्रलिटी। आगे क्या कह रहा है? न्यूट्रलिटी कहने का मतलब, न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है? देखिए ना इधर, पहले उसके बाद घर पढ़िएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए न्यूट्रल क्या होता है। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत छोड़िए, एग्जैक्ट हिंदी जो आपको समझ में आता है वो बोलिए। मैं तो क्या बोल रहा हूं, अब पांचवा छठा के आप स्टूडेंट नहीं है कि नहीं आपको शाब्दिक अर्थ लिखना है, जो आपको समझ में आए बोलिए। न्यूट्रल एग्जांपल में पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया तो रहता है कि आप कुछ जगह पे आप चले गए हैं एकदम। देखिए न्यूट्रल कहने का मतलब हो गया कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है कि नहीं? समस्या क्या है, हमारे सांसद हैं संजय जायसवाल जी, ये हैं, क्योंकि अब बीजेपी के हम सपोर्टर हैं। अब आप लोग जिसके सपोर्टर, आई डोंट नो, मैं सपोर्टर हूं बीजेपी का, और मोदी हैं तो भाई ठीक है, मुमकिन है, तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। मेरे कोई अपने, मान के चलिए कि मेरे जैसे कि हमारे विधायक हैं शशिभूषण सिंह जी, सब कुछ चलेगी, उनसे अपनापन है, वो उनके कंपनी का ऑडिटर हूँ, उनका सारा देखना पड़ता है, तो उनसे अपनापन है। अब वो आके अगर संजय जायसवाल के साथ यदि अगर मतलब अगेंस्ट में आ जाए, तो कोई आएगा, दोनों अगर पक्ष के लोग आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए मैं न्यूट्रल हूं, मतलब ना मैं आपकी तरफ हूं ना मैं आपकी तरफ, मतलब मुझे जो बेस्ट लगेगा वोट तो दूंगा, वो तो मेरा अधिकार है, तो मुझे जो बेस्ट लगेगा मैं उस पर वोट करूंगा, यही ना हुआ। यानी कि न्यूट्रलिटी कहने का मतलब वो ओवरऑल किस पे आता है, वो भी रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कि भाई देखिए न्यूट्रलिटी कहने का मतलब कि देखो मैं किसी एक पक्ष का पक्षधर नहीं हूं, मैं एकदम बीच में खड़ा हूं, मैं रूल रेगुलेशन को फॉलो करूंगा, सच्चाई क्या है मैं ये जानता हूं, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए क्या नुकसानदेह है क्या फायदेमंद है, इससे हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूट्रलिटी कहने का मतलब यही होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है हमारा प्रूडेंस। याद है कुछ, क्या है? अब बताओ एक बार, दिमाग पे जो दो, पहले तो सुनो, हार मानने से बेहतर है थोड़ा ध्यान करिए, कल ही मैं बताऊं कंजर्वेटिज्म। अच्छा वो वाला कॉन्सेप्ट कौन सा था जिसका नाम था, जिसमें वाइफ को प्रॉफिट के बारे में बता दिया कि बोनस मिलने वाला है, कौन सा था? मतलब नहीं पढ़ना है सर, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ऐसे स्टूडेंट्स वही ना, इतना मतलब हिंट दिया साहब, रिजल्ट के करीब लाके छोड़ दिया। क्या? मत चिल्लाओ। तो क्या हो कि वही चीज है प्रूडेंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है कि आपको हर एक आने वाले लॉस एक्सपेंस वगैरह के बारे में हिंट दे देना है, उसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा उसमें दे देना है, ताकि उसके लिए हम क्या करें, पहले से तैयारी करते हैं, उसके लिए पहले से तैयार रहें। कोई भी डिसीजन लेने वाला हो तो पहले उसको देख के ही डिसीजन ले। देखिए कोई भी अकाउंटिंग जब किया जाता है ना, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को दिया जाता है ना, उससे कोई भी फैक्ट आप नहीं छुपा सकते। अगर आप फैक्ट आप कोई भी छुपाते हैं और उसके कारण आने वाले निकट भविष्य में उसको कोई लॉस हो रहा है,
तो उस लॉस का सारा जिम्मेवार कौन होंगे? आप होंगे। और वो केस करेगा तो आपको सारा लॉस का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वो वैलिड रहा, वो कह देगी हाँ ये इसके कारण, इस पॉइंट के कारण लॉस हुआ है और यही पॉइंट इन्होंने हमसे छुपा लिया था, है कि नहीं, तो फिर आपका ठीक है। तो वो चीज फिर आया कि नहीं आया समझ में? आगे कब भूलोगे फिर? गजनी वजनी से कुछ खास संबंध नहीं ना है। कल बताए थे प्रूडेंस, अब बोले थे कि कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है प्रूडेंस, फिर भी यार। फुल, फेयर एंड एडिक्यूट डिस्क्लोजर। फुल का मतलब, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? नाम से क्या, नाम का अर्थ बताइए बस। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या? उसमें नहीं देगा, अर्थ नहीं देगा। फुल डिस्क्लोजर का अर्थ बताइए बस हिंदी। अरे फुल का मतलब क्या होता है? पूरा। और डिस्क्लोजर का मतलब? डिस्क्लोज मतलब क्लोज नहीं पूछ रहे हैं हम, डिस्क्लोज पूछ रहे हैं। बताइए। बंद करना। डिस्क्लोज करना मतलब बता देंगे हम सबको, है ना। डिस्क्लोज करना मतलब बताना। और ईआर लग जाए तो क्या हो जाता है? किसी भी वर्ड में अगर ईआर लगा देते हैं तो उसका अर्थ कैसे बदलता है? डिस्क्लोज करना मतलब बताना, तो डिस्क्लोजर मतलब बताने वाला। जैसे टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। ड्रॉ मतलब निकालना, ड्रॉवर मतलब निकालने वाला। होता है कि नहीं होता है ऐसे? तो किसी भी शब्द में अगर, किसी वर्ड में अगर ईआर लग जाता है तो जनरली वो क्या होता है, उसका एक अधिकार देता है कि वो काम करने वाला ये है, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहे हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कहने मतलब क्या हो गया कि भाई हम पूरा का पूरा बताएंगे। तो क्या होता है भाई कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा का पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब फुल डिस्क्लोजर का कहने का मतलब ये नहीं होगा कि जितनी भी चीजें हैं ना सबको अलग अलग दिखाइए ना। इसका कहें, क्योंकि मटेरियलिटी उसको मना करता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय, पैसा और जगह भी बहुत कंज्यूम होगा। तो मटेरियलिटी कहता है ना कि नहीं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इकट्ठा कर दो लेकिन फुल डिस्क्लोज करो। मतलब कितना खर्च हुआ ये बताओ, है कि नहीं? तो एक तो होना चाहिए कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी का डिस्क्लोजर कहां होना चाहिए। अब सेपरेट डिस्क्लोजर करिएगा या कंबाइंड डिस्क्लोजर करिएगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक तो हो गया आपको फुल, दूसरा वो फेयर। फेयर मतलब सही, हमारा जो भी वही चीज हमने बात किया था ऑलरेडी पहले। और बाद में कह रहे एडिक्यूट। एडिक्यूट मतलब एडिक्यूट, नॉन एडिक्यूट, नाम नहीं सुना आप लोगों ने? कहीं पे यूज करके बताइए हमको एडिक्यूट का। हाँ भाई, चाणक्य, नाम है नहीं सुने हैं। हाँ बात कर। देखिए एडिक्यूट और एडिक्यूट का मतलब होता है, एडिक्यूट का मतलब कि जो जिस लायक है ना उस लायक उसको एडिक्यूट। जैसे कि ये 10 रुपए का पेन ना, 10 रुपए दिखाओ, दिस इज द एडिक्यूट। इसका कंसिडरेशन कितना, एडिक्यूट कंसिडरेशन कितना, वो 10। लेकिन होता है अरे भाई आप अपने आदमी दीजिए ना, आपको जो देना दीजिए जाइए, मतलब आपके लिए एडिक्यूसी मायने नहीं रखेगा, कुछ भी दे दीजिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप चलिएगा तो एडिक्यूसी का बहुत बड़ा मतलब होता है कि कंसिडरेशन में भी एडिक्यूट और अनएडिक्यूट। मतलब जैसे कि मान के चलिए मैं आपको कोर्स करा रहा हूं, लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस कोर्स का बाहर में जाइएगा तो जिस कोर्स को मैं करा रहा हूं इस कोर्स का फीस 25,000 30,000 ऐसे करके चलता है। तो एडिक्यूट कंसिडर, एडिक्यूट कितना हुआ कि आप मुझे कितना पे करिएगा इस कोर्स के लिए, 25,000। लेकिन अभी आप मुझे कितना पे किए हैं, एक भी रुपए नहीं। तो विदाउट कंसिडरेशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या, समझौता तो हुआ है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे से पढ़िएगा, फिर आप एग्जाम दीजिएगा। तो इस समझौते के बीच में है कि मैं आपको फुल क्या करूंगा, सिलेबस दूंगा, है ना। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि आपने मुझे 1 रुपए भी नहीं दिया है। तो यहां पे आप चाहिएगा कि आने वाले समय में मैं अगर आपको ना कह दूं कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप चाहिएगा कि मेरे से कानूनी तौर पे जबरदस्ती पढ़वा लीजिए, संभव नहीं हो, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। पर जब कंसिडरेशन हो जाएगा, भले आप 50 पैसे आप भेज दीजिए मुझे,
और यदि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं तो कंसिडरेशन में भी एडिक्यूट और नॉन एडिक्यूट, मतलब बैना जिसको कहते हैं ना एडवांस गांव में, वही हो गया। मतलब अब आपने हमको 1 रुपया दे दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी कंडीशन कि चलो भाई मिल गया, तो आपके पास ये फुल राइट है कि कल को अगर मैं ना कह दूं तो आप जाइएगा कानून में और कहिएगा कि इन्होंने हमारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए बोला था और इन्होंने नहीं किया। अब इससे आप लड़ना चाहिएगा तो लड़के मेरे से बहुत सारे हर्जाना आप ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इनके नहीं पढ़ाने की वजह से 6 महीना में फेल गया, 6 महीना फेल गया, तो अगर मैं सीए 6 महीना पहले बन जाता तो सर मैं जितने ढंग से पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा पता करिए, नॉलेज के बारे में पता करिए, अगर 6 महीना पहले मैं सीए बन जाता तो आसानी से 6 लाख रुपए तो सर कम से कम कमाता मैं। हमारा वैल्यू गया, मतलब हमारा मान हानि का केस भी करिएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एडिक्यूसी अब याद रहेगा। तो एडिक्यूट करें मतलब जो जितने का है, जो जितने वैल्यू का है वो। तो यहां भी है बहुत सारे जजमेंट होते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो भी आप करो एडिक्यूसी के साथ करो। मतलब अब ऐसा नहीं कि ठीक है आपको ये गिफ्ट मिल गया कैमरा स्टैंड, तो चलिए कौन सा पैसा लगा है, मार्केट में मिल रहा है 2200 का, आपने सोचा चलो यार 600 का लिख लेते हैं, हटा, कौन सा अपने पॉकेट से गया है, तो ये एडिक्यूट हुआ क्या। तो जो चीज आपको मार्केट में 2200 का है, इसको 2200 आप दिखाते तो इसका अलग प्रभाव आता ना, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही इंफॉर्मेशन देता, लेकिन आपने तो अंडरएस्टिमेट कर दिया इसको, आपने 600 दिखाया तो 1600 कम है ना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैटर करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं क्या वो फुलफिल होगा, कभी नहीं होगा। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड एडिक्यूट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में दे रहा है कंप्लीटनेस, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको आधा अधूरा नहीं लिखना। मैंने बोला ना कि किसी एक छोटे पॉइंट के कारण यदि किसी भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का कोई भी नुकसान हो रहा है, उस सब के लिए सारा का सारा जिम्मेवार कौन होगा, कौन होगा पूरा का पूरा जिम्मेवार, जो ऑफिसर्स होंगे, जिन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को आगे रिलीज किया होगा, जिन लोगों ने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करके इस पर सिग्नेचर किया होगा कि हाँ ये एकदम से ट्रू एंड फेयर है, ठीक है ना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसको हम सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं। कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको कोई दिक्कत हो, नहीं ना। स्कैन कर सकते हैं आप लोग, इसको स्कैन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उससे हमारा सारा का सारा स्कैन करिएगा, चाहे गूगल लेंस चाहे कैमरा में वो ऑप्शन आ रहा है, कैमरा पे भी क्लिक करिएगा तो वहां पे साइट आ जाएगा, उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है, कितना पेज है हमारा, एक ही पेज है, तो इसके बेस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। रहने दे फिर।